Good morning. Today's topic is objective of financial decision making or financial management. Goal of the firm may be defined as a target against which the firm's operating performance can be measured. ठीक है, अगर हम गोल ऑफ फर्म्स को डिफाइन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक टारगेट की तरह है जिसके अगेंस्ट में फर्म अपने सारे बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म्स करती है ताकि वो अपने सारे परफॉर्मेंस को मेजर कर सके. रिगार्डलेस हाउ दे आर डिटरमाइंड और व्हाट दे आर, द गोल सर्व एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू द डिसीजन मेकर. ठीक है, द ऑब्जेक्टिव्स और जो गोल स्पेसिफाई व्हाट द डिसीजन मेकर इज टाइम टू accomplish and by doing so provide a framework for analyzing different decisions rules. ओके, एक गुड ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. फर्स्ट वन इज इट शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगस. इट कम्स विद अ क्लियर एंड टाइमली मेजर दैट can be used to evaluate the success or failure of decision. Third one, it should be consistent with the longer term existence of the firm. इसी तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कई सारे गोल्स हैं, लाइक मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, साइज ऑफ द फर्म, परसेंटेज मार्केट शेयर एक्सेट्रा. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि जो मेन स्टेक होल्डर है ग्रुप वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है का है शेयर होल्डर ग्रुप. ठीक है, जिसका है द प्रॉब्लम इज़ टू आइडेंटिफाई वन ऑफ आउट ऑफ दीज सर्वर्स गोल विच विल गिव द बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द डिसीजन ऑन द शेयर होल्डर इंटरेस्ट. बहुत सारे डिसीजंस हैं और हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा डिसीजन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है किस डिसीजन को, शेयर होल्डर की इंटरेस्ट को. ठीक है, वैसे अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दो उसमें डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट वन है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड द सेकेंड वन इज़ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ. अगर हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म की बात करते हैं, ठीक है, तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस फर्म के लिए मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्ट, मेन गोल क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. ठीक है, उसके लिए वो बहुत सारे डिसीजंस लेता है. बहुत सारे डिसीजंस हैं, उनमें से उसे ये डिसाइड करना होता है कि भाई कौन सा डिसीजन उसे मैक्सिमम प्रॉफिट देगा. ठीक है, फॉर एनी बिजनेस फर्म द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट इज ऑफन कंसिडर्ड एज अ implied objective and therefore it is natural to retain the maximization of profit as the goal of financial management. Various types of financial decisions be taken with view to maximize the profit of the firm. और उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन में से हमें म्यूचुअली एक डिसीजन सेलेक्ट करना होता है जो कि हमें विच रिजल्ट इन मैक्सिमम इंक्रीज इन प्रॉफिट. ठीक है, लेकिन मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट अगर हम एज अ ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल में लेकर चलते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि उसमें आती हैं. वो क्या है? पहला है इट इग्नोर्स द रिस्क. The profit maximization does not take into the account the amount of risk which the firm undertakes in attempting to increase the profit. वो उस रिस्क को काउंट नहीं करता या उसको फोकस नहीं करता जो कि एक बिजनेस फर्म लेती है अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए. ठीक है, सो विद द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव, management may undertake all the profit investments opportunities regardless of the associated risk. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो सारी लेती हैं लेकिन उनके साथ जो रिस्क जुड़े हुए हैं उनको फोकस नहीं करती हैं. द नेक्स्ट वन इज़ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ओनली and ignore the financing aspects of that decisions and the risk associated with that financing. कहने का मतलब वही है कि प्रॉफिट एंड मैक्सिमेशन अगर लेके चलता है तो वो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे कंसंट्रेट करता है और उसके फाइनेंसिंग एस्पेक्ट्स को और उससे जुड़े हुए रिस्क को टोटली इग्नोर करता है. नेक्स्ट वन, इट इग्नोर्स द टाइमिंग ऑफ कॉस्ट एंड रिटेन एंड देयरफॉर इट टाइम वैल्यू ऑफ मनी. यहाँ पर वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी टोटली इग्नोर करता है. मॉनेटरी बेनिफिट्स तो सारे कंसिडर करता है कॉस्ट को, लेकिन उनको टाइम वैल्यू में कंसिडर नहीं करता. नेक्स्ट है द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव इज वेग एंड एम्बिगियस.
नेक्स्ट वन, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में बी वाइडन गैप बिटवीन द परसेप्शन ऑफ द मैनेजमेंट एंड दैट ऑफ द शेयर होल्डर्स. ठीक है. नेक्स्ट वन, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन borrow the concept of profit from the field of accounting and thus tend to concentrate on the immediate effect. अगर वो अकाउंटिंग फील्ड से लिए गए इसलिए उनका मेन पर्पस या फिर उनका मेन कंसंट्रेशन क्या होता है, इमीडिएट इफेक्ट्स कहीं पे होता है जो डिसीजन लेने पर उस ईयर या फिर उसके आसपास के ईयर्स में. लॉन्ग टर्म में जो जिन डिसीजंस के इफ़ेक्ट आने होते हैं उन्हें वो टोटली इग्नोर करता है. अगर हम वहीं मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं तो यस, जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ है वो वेल एक्सेप्टेड ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, है ना. फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट इज़ वेल एक्सेप्टेड दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ. द ऑब्जेक्टिव इज जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द फर्म. ठीक है. लेकिन ये ज़रूरी है कि हम इसे जानें. इट्स नेसेसरी टू नो एंड डिटरमाइन एज हाउ द मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर वेल्थ इज टू बी मेजर्ड. ठीक है. तो हम मेजर करते हैं वेल्थ ऑफ इसको इकोनॉमिक वैल्यू में. ठीक है. इकोनॉमिक वैल्यू कैसे डिफाइन की जा सकती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो और डिस्काउंटेड एंड अप्रोप्रिएट रेट डिस्काउंट विच रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ एसोसिएटेड रिस्क. ठीक है. अगर दोनों को कंपेयर करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को, तो भाई मेन ऑब्जेक्टिव जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है वो तो सिर्फ क्या है, टोटल प्रॉफिट को ही कॉन्सिडर करता है. और जैसी चीज़ें हैं यानी कि जो रिस्क हैं फर्म को मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करने में, उनको टोटली इग्नोर करता है. द प्रॉफिट maximization as an objective does not consider the impact of earning per share, dividend paid, or any other return to the shareholder on the wealth of the shareholder. अगर वहीं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो वो सब इंक्लूड करता है ऑल कैश फ्लोज, डिविडेंड अर्निंग पर शेयर, रिस्क ऑफ डिसीजंस एक्सेट्रा. सो जो ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वो मोर अप्रोप्रिएट लगता है एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से. सपोज़ अगर कोई फर्म है, अगर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना चाहती हैं तो वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं पे करेगी, वो री इन्वेस्ट कर देगी अपनी रिटेन अर्निंग्स को. और वहीं अगर मेन ऑब्जेक्टिव किसी फर्म का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेगी.